एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हो। बच्चों में आज आपके लिए 11th का एक अच्छा टॉपिक जो हमारा फ्लूइड बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर से है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं इसे। इससे पिछले वीडियो में हम वर्किंग ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का हमने एक अलग वीडियो बनाया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का अलग वीडियो बनाया था और एक वर्किंग ऑफ हार्ट का अलग बनाया। तो पूरी वर्किंग उसमें दिखाई गई थी, आपने देखा था। हमने उसमें ये बताया था कि हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्ड, ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्ड, इट मीन्स 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। आपको मालूम है 2 ऑरिकल हैं। जब हमने बताया था 2 ऑरिकल, जब सिस्टोल और एट्रियल सिस्टोल होता है ना, ऑरिकल का सिस्टोल होता है जब, उस समय वेंट्रिकल फैले रहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ये आपको बताया था मैंने। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ऑरिकुलर डायस्टोल हो जाता है। ऐसे मूवमेंट चलता है हमारे हार्ट का, हमने बताया था आपको। आज हम आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी कहते हैं इसे शॉर्ट में। आपने पिक्चरों में देखा होगा, किसी की चोट लग जाती है, हॉस्पिटलाइज इंसान हो जाता है, तो ईसीजी लगा होता है, मॉनिटर टाइप का लगा होता है, उस पर ऐसे ऐसे जिग जैग लाइन्स, इस तरह की लाइन्स आपको दिखाई देती हैं, आती रहती हैं, पट्टी सी चलती रहती है। और जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो लाइन सीधी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। फिर ये वाली जिग जैग लाइन नहीं आती, फिर वो फ्लैट लाइन, एक सीधी लाइन पड़ जाती है। इसका मतलब उसकी बॉडी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ लेट स्टार्ट द टॉपिक इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, और एक वर्ड होता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो पहले मैं दोनों में फ़र्क बता दूं आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या डिफरेंस होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपने देखा होगा, जो पट्टी ऐसे ऐसे जिगजैग चलती है, पतली सी पट्टी उस मशीन में से निकल कर आती है, ठीक, तो वो तो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक। और जिस मशीन का हम उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अभी मैं नीचे अंडरलाइन करके आपको डिस्कस करूंगा। और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को भी एक नाम दिया गया है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अभी तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द, पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई, ये लिखा है एंथोवेन। एंथोवेन ने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कवर्ड किया था। ये होता क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जब फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट या वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड लगा रहता है जो इम्पल्स को भेजता है। पिछला वीडियो थोड़ा रिमाइंड कीजिए। राइट ऑरिकल में मौजूद था SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। उससे मैसेज निकलते थे, इम्पल्स निकलती थी, वो दोनों ऑरिकल में भी जाती थी और एट्रियल नोड को भी पहुँचती थी। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या EVN जिसका नाम था AVN, उसके पास भी पहुंचती थी। आपने देखा था जब दोनों ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड से जो इम्पल्स निकलते थे वो दोनों ऑरिकल में एक साथ जाते थे, इसलिए दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। और जब वही मैसेज AVN के पास पहुंचते थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास, फिर वहां से वो बंडल ऑफ हिस में जाते थे, बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर में जाते थे वेंट्रिकल के, फिर वेंट्रिकल से करते थे। तो एक मैसेज जो पहले पूरा चल रहा था वो इस डायग्राम के थ्रू आज आपको क्लियर होगा कि सैन का क्या रोल था। सैन से ही इम्पल्स निकलते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट, ह्यूमन हैविंग मायोजेनिक हार्ट, इट मीन्स वो अपने इम्पल्स खुद प्रोड्यूस कर लेता है। उसमें इम्पल्स खुद प्रोड्यूस करती है उसकी मसल्स होती हैं। देखिए कैसे करती हैं, आपको पिछला वीडियो अगर याद होगा तो यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पे SAN ले लेते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड यहाँ ये मौजूद है। मान लो यहाँ से इम्पल्स चालू हुए, स्टार्ट हुए, वो इम्पल्स सबसे पहले कहाँ आएंगे, यहाँ पर एक P वेव होती है बेटा, P वेव, ठीक है। P वेव, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड P वेव, ठीक। तो साइनो ऑरिकुलर नोड मैंने बताया था प्रोड्यूस इम्पल्स, वो अपने इम्पल्स खुद प्रोड्यूस करता है। दोनों एट्रिया में एक साथ इम्पल्स जाते हैं, तो सबसे पहले जो वेव बनती है वो P वेव कहलाती है। P वेव मैंने आपको बना के दिखाई। ये P वेव क्या शो करती है, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसमें P वेव क्या शो कर रही है, P वेव शो कर रही है ऑरिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, यानी जो ऑरिकल्स हैं दोनों, उनमें एक साथ मैसेज गया इस P वेव से। P वेव ये शो कर रही है दोनों ऑरिकल में एक साथ सैन से मैसेज गया, और उस मैसेज की वजह से दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ रहे हैं। सिकुड़ने कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सिस्टोलिक कंडीशन हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, यहाँ लिख देते हैं हम। और एट्रियल सिस्टोल के लिए एक वर्ड और यूज होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कहते हैं, डीपोलराइजेशन कह लो या एट्रियल सिस्टोल भी कह सकते हैं। सिस्टोल मतलब भी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब भी सिकुड़ना, कोई सा टर्म यूज कर सकते हैं।
तो जब जब एट्रियल सिस्टोल होता है या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टोल का मतलब ऑरिकल का सिकुड़ना, और उस समय डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, उस समय पी वेव शो करती है उसको, ठीक। अब क्या होता है, वो मैसेज आगे बढ़ जाता है बच्चों, देखो ये मैसेज आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, ये मैसेज आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर अब दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ क्यू वेव, क्यू, ये फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाती है वेव नीचे को, ये आर, सॉरी ये आर नहीं है, ये आर, यहाँ से फिर नीचे डिफ्लेक्ट करके ये फिर एकदम ऊपर जाती है, यहाँ बनता है आर, आर वेव, आर एकदम नीचे डाउनवर्ड होता है, नीचे ये बनता है, ये डाउन होने के बाद एस, ये हमारा पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है ना हमारा, ये एरिया, ये इसमें आर वेव ऊपर को उठ रही है, इसको हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ लिख देंगे बेटा इस जगह क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये प्रोसेस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ होता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों वेंट्रिकल हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ हो गया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ध्यान रखिएगा, यानी दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ना है इस जगह। यहाँ दोनों देखिए, जब पी वेव बनी थी, सैन से मैसेज प्रोड्यूस हुए, पी वेव बनी तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, यानी एट्रियल सिस्टोल मतलब सिकुड़े, एट्रियल सिस्टोल हुआ या एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, एक ही बात है, ठीक। उसके बाद ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पहले ये डिफ्लेक्शन हो रहा था नीचे, फिर ये ऊपर को जा रही है, देखिए वेव इस तरह से, फिर ये दोबारा फिर नीचे आ रही है, ऐसे करके फिर ये ऊपर उठ रही है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक बन गया। तो इस जगह वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन हो रही है, उसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सिकुड़ने के लिए डीपोलराइजेशन और फैलने के लिए रीपोलराइजेशन वर्ड यूज होता है। तो यहाँ दोनों ऑरिकल सिकुड़ रहे थे पी वेव पे, ये शो कर रहा था कि वेंट्रिकुलर ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, या एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, तो इसमें क्या हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हम बता रहे हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाती है वेव, देखिए इस तरह से, और यहाँ एक और वेव प्रोड्यूस हो रही है, देखिए दूसरी एक वेव और बन रही है, इसको हम बोलते हैं टी वेव। टी वेव ये शो कर रही है कि वेंट्रिकल जो सिकुड़ गए थे वो दोबारा अपनी स्टेज में वापस आ रहे हैं, यानी वो फिर से रिलैक्स मूड में आ रहे हैं, तो रिलैक्सेशन हो रहा है वेंट्रिकल का। यहाँ वेंट्रिकल सिकुड़ना है, सिस्टोलिक कंडीशन है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और यहाँ जैसी टी वेव डेवलप होती है, टी वेव जो ओरिजिनेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वेंट्रिकल दोबारा अपनी पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में वापस आ रहे हैं, उसे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यहाँ लिख देंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब इसमें कितना कितना समय लगता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज हम आपको बना के दिखाना चाह रहे हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पी वेव से लेके यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, पी वेव से लेके क्यू वेव तक बनने तक का ये पॉइंट, इसमें 0.1 सेकेंड का समय लगता है, 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है, ऐसी सी लिख देते हैं शॉर्ट में, 0.1 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से जैसी ये तो हमारा एट्रियल सिस्टोल था, यानी दोनों ऑरिकल सिकुड़े, पी वेव बनी, पी वेव डेवलप हुई, और ये क्यू तक आते आते यहाँ पर पूरा दोनों ऑरिकल सिकुड़े हुए हैं इस पोजीशन पे, यहाँ दिखाई दे रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और इसमें समय लगता है मात्र 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ गया, जैसे एट्रिकल सिस्टोल खत्म होता है तुरंत उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल सिकुड़ जाते हैं और उनमें समय लगता है मात्र 0.3 सेकेंड, और ये यहाँ तक की स्टेज होती है, मान लीजिए यहाँ तक का स्टेज है, ये 0.3 सेकेंड का समय ले रहे हैं, इसे हम वेंट्रिकुलर, ये पूरे वेंट्रिकुलर का सिकुड़ना और दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आना, इस पूरे हिस्से में इसमें कितना समय लगता है, 0.3 सेकेंड का समय मात्र। अब ये इतना होने के बाद, इतनी कंडीशन पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक कंडीशन पूरी होने के बाद, फिर हार्ट 0.4 सेकेंड के लिए ज्वाइंट डायस्टोल वाली कंडीशन चलाता है, थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स कर रहा है, 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स में होता है, ध्यान रखिएगा, और वो यहाँ से शुरू हो जाती है अगली स्टेज ही है, इसे ज्वाइंट डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, ये आगे बढ़ जाती है, देखिए इस तरह से, ये पूरा ज्वाइंट डायस्टोल होता है, 0.4 सेकेंड का समय लगता है, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन होती है ज्वाइंट डायस्टोल की, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाया कि जैसे जल्दी से रिवाइज करते ताकि आप समझ जाएं क्या हुआ ईसीजी में। सबसे पहले सैन ने, साइनो ऑरिकुलर नोड ने, जो हमारे राइट ऑरिकल में मौजूद होता है, वो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, मैं पहले बता चुका, अब अपनी इम्पल्स खुद प्रोड्यूस कर लेता है,
तो कार्डियक मसल में जब इम्पल्स आती हैं तो वो दोनों ऑरिकल में एक साथ जाती हैं, दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं, उसकी वजह से पी वेव प्रोड्यूस होती है कार्डियोग्राम में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है। तो ये एट्रियल डायपोलराइजेशन यानी एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन की प्रोसेस डेवलप ऐसे कहलाती है, जिस समय दोनों ऑरिकल सिकुड़ रहे हैं, दोनों एट्रिया सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। इनमें 0.1 सेकंड समय लगता है। उसके तुरंत बाद QRS कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। ये जो वेव थी ना नीचे, पहले थोड़ी देर डिफ्लेक्शन होता है, फिर एकदम ऊपर चली जाती है वेव R, फिर नीचे S, तो QRS एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस समय दोनों वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे होते हैं, दोनों वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं दोनों वेंट्रिकल, वो अपने ब्लड को आगे भेज रहे होते हैं, ठीक है। बताया था सेमिलुनर वाल्व को खोलते हुए जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है सेमिलुनर वाल्व पर और वो ब्लड को आगे फेंक देता है बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, सामने वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जैसे खत्म हुआ तुरंत उसके बाद अगला स्टेप वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी वो वेंट्रिकल दोबारा अपनी स्टेज में वापस आ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स से T वेव तक, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, उसके तुरंत बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है। और जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है उस समय बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड जो होता है दोनों ऑरिकल से नीचे उतर आता है वेंट्रिकल में, जो खाली हो चुके थे पहले से, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, उस समय ब्लड को प्रेशर पड़ने की वजह से वेंट्रिकल से आगे बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है वाल्व को खोलकर, सेलुलर वाल्व को खोलकर, ठीक क्या होता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं तो अगले ही पल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और एट्रिया में जो भी ब्लड होता है वो नीचे उतर आता है वेंट्रिकल में। तो ये यहाँ तक की पूरी प्रोसेस थी, टी वेव उत्पन्न होती है, इसे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो पहला हमने देखा एट्रियल डिपोलराइजेशन में 0.1 सेकंड का समय, और QRS कॉम्प्लेक्स जिसको हम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कर रहे हैं, और टी वेव जिसे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको 0.3 सेकंड का समय लग रहा है बेटा। उसके बाद हार्ट हमने बोला 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स मोड में रहता, थोड़ा सा रिलैक्स करता है, उसे ज्वाइंट डायस्टोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से आगे क्या हो रही प्रोसेस, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिए ये ऐसे प्रोसेस आगे चल रही है पूरी, ऐसे आगे बढ़ी, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगी इस तरह से, तो यहाँ पर एक अनदर पी वेव डेवलप हो जाएगी, दूसरी पी वेव, ठीक है, दूसरी पी वेव हम कह सकते हैं। बल्कि थोड़ा और आगे बढ़ा के दिखाते हैं इसको बना के, ये ऐसे ही अभी रिलैक्स मोड में है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ पर एक और नेक्स्ट पी वेव शुरू हो जाती है, ये ध्यान करिएगा। ये मतलब नेक्स्ट न्यू कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी फिर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल हमारी ये कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है, ये आपको पहले भी हमने बताया था और आज भी बता रहे हैं। अब जरा इस पर देख लीजिए, हमने साइकिल डायग्राम आपको समझा दिया, फिर से समझ लें एक बार। सेंस सिंपल प्रोड्यूस हुए, पी वेव प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, इसका मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी ऑरिकल का सिकुड़ना, ठीक। फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब होता है QRS कॉम्प्लेक्स का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल का सिकुड़ना। उसके तुरंत अगले ही स्टेप में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन रहता है, यानी वेंट्रिकल वापस अपने रिलैक्स पोजीशन में जाते हैं, तो वो टी वेव उत्पन्न होती है। तो ये पूरी एक कार्डियक साइकिल है, जिसको हमने अभी आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू समझाया, और ऐसा ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी NCERT में बना हुआ, आप उसमें देख सकते हैं 11th की बुक में, 11 बायो की बेटा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, डॉक्टर कोई भी अगर कार्डियोलॉजिस्ट होता है और आप किसी इंसान का ECG जैसे पट्टी सी होती है ना, पतली पतली पट्टी, उनको वो देखता है, तो वो इन चीज़ों को नोट करता है कि भाई इसमें कितना समय लगा, उसको नोट करेगा। फिर QRS कॉम्प्लेक्स में इसमें कितना समय लगा, उसे नोट करेगा। तो लाइन से वो तो बहुत सारी बनी होती है, लंबी सी पट्टी होती है, अगर उसमें कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, हो सकता है कहीं पी वेव रिपीट दो बार रिपीट हो गई, कहीं QRS रिपीट हो गया, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब 2 बार वेंट्रिकल के बाद तुरंत टी वेव नहीं आई, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, इसका मतलब हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऑरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पी वेव का प्रॉब्लम आएगा, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ से आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में बेटा। देखिए सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, इएंथो वेन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। द पेस मेकर रीजन वो होता है राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, ये ब्रैकेट मैंने साइन लिख दिया, साइन ऑरिकुलर नोड मौजूद होता है। इट एग्जिबिट द स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वयं अपने आप, कोई करता नहीं, अपने आप डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, डीपोलराइजेशन, यानी वो सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। दैट कॉजेज द एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, रिजल्टिंग इन द ऑटोमेटिक बीटिंग ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट अपने आप ऑटोमेटिक बीट करने लगता है, अपने आप बीटिंग करने शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, तो उसमें जो कार्डियक मसल्स हैं वो इंपल्स खुद जनरेट करती हैं, खुद हार्ट बीट करता है, तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है अपने आप।
फिर लिखा है इम्पल्सेस दैट ट्रेवल थ्रू द कार्डियक मसल्स, जो भी इम्पल्स कार्डियक मसल में यानी हार्ट की मसल में पहुंचती हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल के दौरान दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, वो बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप करते हैं। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है बेटा, देखिए यहाँ से द इलेक्ट्रिकल करंट आर ये लिखा कंडक्टेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स टू द बॉडी सरफेस, बॉडी फ्लूइड से बॉडी सरफेस में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वेयर द एम्पलीफाइड करंट कैन बी डिटेक्टेड बाई प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्किन एंड रिकॉर्डेड एज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने देखा कोई भी बंदा पिक्चर में भी दिखाते हैं या वैसे आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसी का ईसीजी कराया हो अपने परिवार में, तो बंदे को पहले बॉडी पे लिटा देते हैं, लिटाने के बाद यहाँ उसकी बॉडी में छाती पे इस जगह पे यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जगह जगह 3 इलेक्ट्रोड जब लगा दिए तो लगा दिए, रिस्ट में भी लगाते हैं पल्स, ठीक है। वो फ्लूइड जो बॉडी में फ्लूइड बह रहा है ना, उसकी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, वहाँ एक्शन पोटेंशियल वहाँ से जनरेट हो रहा है पूरा, उस फ्लूइड से ये बन रहा है। देखिए ब्लड का मूवमेंट को चेक किया जा रहा है और उससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हम पता कर पा रहे हैं। कितनी अलग विचित्र बात है, हार्ट को चेक नहीं कर रहे हैं, जो ब्लड का फ्लो चल रहा है उससे ईसीजी चेक होता है, ब्लड किस फ्लो के साथ आ रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सब यहाँ इस डायग्राम से थ्रू पता चल जाता है कैसे कैसे। अगर आर्टिकल काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी, वेंट्रिकल काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी, वो सब पता चल जाता है डॉक्टर को, वो जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है नीचे ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होता है डायग्राम जो बनता है, पतली स्लिप निकल के बाहर आती है, इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल के दौरान पूरी पट्टी से बाहर निकल कर आती है, उसी के बारे में बता रहे हैं इसको। द मशीन यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि वो जो मशीन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाती है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिससे ये मशीन जो होती है जिसमें ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनकर निकलता है, उस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और इस डायग्राम जो निकल रहा है जिगजैग टाइप का, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं और इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। क्लियर बेटा? आगे देखिए, टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, कोई हम स्टैंडर्ड ईसीजी तैयार कर रहे हैं। अब पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 इन ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल। देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड जो होते हैं लगाई जाती हैं, 1 टू ईच रिस्ट, एक इस रिस्ट में लगाई जाती है, एक इस रिस्ट में लगाई जाती है और एक जो बच्ची वो लेफ्ट एंकल यानी बाएं पैर की एड़ी में लगाई जाती है, ठीक है। 3 लीड लगाकर ये करा जाता है इसको। अब आगे देखिए यहाँ, जैसे इसमें जो वेव बन रही थी मैंने आपको बताया पी वेव, ठीक है, ये QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ठीक है, ये इनका पूरा फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको रिटन वर्क में ऐसे लिखना होता है। जो बच्चे एग्जाम में लिखेंगे वो ये समझ लें उन्हें क्या क्या लिखना होगा। जैसे पी वेव है, ये हमने पी वेव बताई थी आपको, सैन से जैसे मैसेज मिलते हैं सैन से, साइनो ऑरिकुलर नोट से, तो सबसे पहले पी वेव दिखाई दे रहा है आपको डेवलप होती है। तो पी वेव क्या है? इट इज ए स्मॉल अपवर्ड वेव, अपवर्ड वेव है, थोड़ी सी ऊपर को उठती है, हल्का सा अपवर्ड वेव ऊपर को उठ रही है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या इसे हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, ऑफ द एट्रिया, यानी ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा इस जगह पी वेव पे, ठीक है। विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, जिससे दोनों एट्रिया जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ जो एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, दोनों एट्रिया जो हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दूसरी चीज क्या है, हमने बताया पी वेव एक अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड ऊपर को उठता हुआ ये दिखाई दे रहा है, अपवर्ड वेव है जो ऊपर उठ रही है, इसके एक्साइटेशन का मतलब ये होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब QRS कॉम्प्लेक्स जो स्टार्ट होता है, ये वाला हमारा QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये हमने पहले आपको बताया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बेटा कहलाता है। इसमें लिखा भी देखो, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक साथ सिकुड़ना, सिस्टोल दोनों का हो रहा है। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कर रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये लिखा है इसमें, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। जैसी Q वाली वेव बनती है बस यहीं से वेंट्रिकुलर
डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है इस लाइन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है टी वेव की। टी वेव जो होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेशन या डीपोलराइज्ड, यानी डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन खत्म हो रही है और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ये शो कर रहा है टी वेव। ऐसे बेटा टू नॉर्मल स्टेट, इसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। देखिए, जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ रहे थे तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन था, जब दोनों वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, रिलैक्स मोड में आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ये टी वेव से शो हो रहा है। ये बात यहाँ लिखी है बेटा, ठीक है। फिर आगे लिख दिया इन्होंने, द एंड ऑफ द टी वेव। टी वेव का जहां एंड हो रहा है मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। तो जहां टी वेव का एंड होता है वहां उसे सिस्टोल मार्क्स करते हैं, एंड होता है, सिस्टोल का एंड हो जाता है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखा by counting of the number of QRS complex that occur in the given time period, the heartbeat rate of an individual can be determined. QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर किसी भी इंडिविजुअल का जब ECG करते हैं, ठीक है, तो उसकी हार्ट बीट को आसानी से पता लगाया जा सकता है। लिख दिया यहाँ, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। इन QRS कॉम्प्लेक्स को गिना जाता है केवल उस ग्राफ के अंदर। याद से ध्यान रखिएगा, टू गिवन द टाइम पीरियड, किसी खास टाइम पीरियड में द हार्ट बीट रेट ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड, जिससे हम किसी भी बंदे का हार्ट बीट रेट पता लगा लेते हैं। हमने कुछ पॉइंट नोट करके यहाँ लिखे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा इतना काफ़ी है 11th के मैटर में। 11 के अगर ये क्वेश्चन आता है 11 बायोलॉजी में बच्चों का, टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव के बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट नोट्स है जो आपको ध्यान चाहिए और जो नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से नोट करके लिखवाया है, द इनलार्जमेंट ऑफ पी वेव। अगर पी वेव का इनलार्जमेंट हो जाए, बड़ी हो जाए, इंडिकेट द इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। अगर पी वेव का इनलार्जमेंट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि एट्रिया का इनलार्जमेंट हो चुका है, यानी ऑरिकल इनलार्ज हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये लिखवाया, द इनलार्ज क्यू एंड आर वेव्स। ये जो हमारी क्यू और आर वेव जो है, ये दोनों, ये क्यू वेव और ये आर वेव, ये दोनों ही जो एनलार्ज हो जाती है तो क्या होता है, द एनलार्ज क्यू एंड आर वेव इंडिकेट द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है हार्ट अटैक। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बंदे का ये क्यू और आर वेव अगर एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है, यानी उसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, द ST सेगमेंट इज elevated the myocardial infarction and depressed when the heart muscles receive insufficient oxygen। देखिए दो बातें हैं उन्होंने कह दी एक साथ। ST सेगमेंट जो होता है हमारा, ST कौन सा सेगमेंट, यानी यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट, ST सेगमेंट, ये दिस सेगमेंट, ये हेयर टू यहां से यहां तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ST सेगमेंट जो होता है, एलिवेटेड द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये भी एलिवेट करता है किसे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को, यानी हार्ट अटैक को, एंड डिप्रेस व्हेन द हार्ट मसल रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर किसी कारण हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रही है तो ये हिस्सा काफी डिप्रेस दिखाई देगा आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से। एक पॉइंट और बताया गया, टी वेव इज फ्लैट। अगर टी वेव जो फ्लैट हो जाए, मतलब एकदम चपटी सी हो जाए, ऐसी जैसे ये लाइन दिखाई दे रही है इस तरह की, टी वेव इज फ्लैट व्हेन द हार्ट मसल रिसीव insufficient when the heart muscles received insufficient oxygen as, इसका नाम होता है एक बीमारी, इसका नाम लिख रहे हैं हम लोग, आर्थेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। पूरा नाम है आर्थेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं इसको, आर्थेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। यहां तक ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब टी वेव फ्लैट हो जाती है, यानी बिल्कुल एकदम चपटी सी हो जाएगी, तो क्या घटना घटेगी, इसका मतलब ये टी वेव फ्लैट जब हो रही, जब उसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए इस बीमारी को आर्थेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से भी टी वेव जो फ्लैट हो सकती है, और ये भी एक डिजीज है जिसको आर्थेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज कह रहा है, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, अक्सर पिक्चरों में आप देखते हैं कि मरीज का, कोई मरीज लेटा है, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, उसका ये ECG हो रहा है, लाइनें चल रही, टोक 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 ऐसे करके, और आखिर में एक लंबी सी लाइन आ जाती है सीधी सीधी। तो देखिए किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है ऐसा करने में। मतलब इस तरह की जिगजैग लाइन नहीं होगी, सीधी सीधी एक लाइन खींच दी जाएगी पूरी, उसमें आवाज आती है पिप पिप, और एक लंबी सी आवाज पी करके निकलती है, ठीक है। तो पिप पिप पी, लंबी आवाज पिप पिप पी, यानी लाइन जो थी इसमें पी और QRS कॉम्प्लेक्स टी, ये कुछ नहीं बन रहा है, अब सीधी सीधी फ्लैट एक लाइन आ गई, तो वो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करेगी पिप पिप पी। इसका मतलब बंदे की डेथ हो चुकी है,
उसका हार्ट काम करना बंद कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव की आपकी वीडियो थी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी और काफ़ी क्वेश्चन आपके इस वीडियो से लगने वाले हैं बच्चों। अगर मेरा ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।